इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। लंबी कहानी है। घर में डाकू घुस आए थे, कुछ रकम वगैरह के साथ अहम कागज भी ले गए। जाते जाते गोलियां चलाई। मैं उठी तो डैडी ड्रिंक और बदहवास थे। उन्होंने कागज गायब देखे तो नशा उड़ गया और वो घर से चले गए। कल तक वो उसी दोस्त के पास थे। रात उधर पुलिस एक्शन हो गया। ओह, तो रुस्तम ईरानी की बात तो नहीं करती, उसने तो सुसाइड कर लिया। हाँ रक्षी, और डैडी अभी तक घर नहीं लौटे। आज सुबह उनके एक दोस्त का फोन आया था, वो अमेरिका से आया और अकेले में मुझसे मिलना चाहता है। डैडी के सिलसिले में? अकेले में? फिर वो तेरे पास जरूर किसी बुरी नीयत से आएगा। क्या कोई फॉरेनर है? हाँ, खालिस अमेरिकन है। तुझे मालूम है कि मैं ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करती। बुरी नीयत से आ रहा है तो मेरा थोड़ा सा वक्त ही खराब करेगा ना। आई नेवर माइंड। मैं डर रही हूँ कि कोई और घपला ना हो जाए। वो बोला है कि घर में कोई नौकर भी ना हो। वो बिल्कुल अकेले में मिलना चाहता है। डैडी गायब, रुस्तम डेड, और अब ये डैडी का नया दोस्त। रक्षी की आवाज पुरतशवीश होगी। तू उसको जानती है? और क्या बोलता था वो? मैं उसे नहीं जानती। कोई साला राबिन था। वो या उसका आदमी 10 बजे के बाद आएगा। वो डैडी के बेडरूम में एक दफा सारे कागज देखना चाहता है। पता नहीं ये कागजों का क्या चक्कर है। माय पुअर बेबी, रक्षी ने उसे पुचकारा। तू वाकई मुश्किल में है। मैं अभी थोड़ी देर में तेरे पास पहुंचती हूँ, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। वो तुझे देखकर नाराज हो जाएगा। मोहनी की सहमी हुई आवाज उभरी। उसने कई बार बोला कि घर में कोई और ना हो, यह बहुत जरूरी है, कहीं वो तुझे शूट ही ना कर दे। खायलार्ड, रक्षी की आवाज में खौफ सिमट आया। फिर मैं नहीं आती। 15-15 मिनट बाद तुझे फोन करूंगी। कोई गड़बड़ हुई तो तूने जवाब नहीं दिया तो पुलिस इमरजेंसी को फोन कर दूंगी। प्लीज रक्षी, फोन जरूर करती रहना, मेरा दम घुट रहा है। जी चाह रहा है कि मैं भी डैडी की तरह घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं। मोहनी की आवाज उभरी। तू फिक्र मत कर, मैं जरूर फोन करूंगी। रक्षी ने उसे यकीन दिलाया और मादर पिदर आजाद मुआशरे की दिलदादा 2 लड़कियों की वो गुफ्तगू वहीं खत्म हो गई। मैंने केस रिकॉर्ड ऑफ कर दिया। इस वहशतनाक गुफ्तगू में काम की बात बस इतनी ही है कि 10 बजे के बाद राबन या उसका कोई आदमी पंडित मनोहर लाल के घर पहुंचेगा। राबन को मेरे सिवा कोई नहीं पहचानता, इसलिए मेरी वहां मौजूदगी नागुजीर है, वीरा ने खुशी से कहा। मैं इसकी खुशी पर दिल ही दिल में हंस कर रह गया। आखिरकार उसके मैदान में उतरने का हीला पैदा हो ही गया था। ये राबन को घेरने का बेहतरीन मौका है। सुल्तान शाह बोल पड़ा। तुम्हारी पेज कोई पूरी होती नजर आ रही है। जरूरी नहीं कि राबन ही आए, अव्वल खान ने कहा। वो या उसका आदमी आएगा। रक्षी दरमियान में ना कूदी होती तो मामला बहुत सहल हो जाता। मैंने सोचते हुए कहा। मुलाजमों के हटते ही हम मोहनी को बेबस करके घर पर आर्जी कब्जा कर लेते। गजाला उसकी जगह ले लेती और हम छुप कर आने वाले का इंतजार करते। वो बेखबरी में बहुत आसानी से जेर किया जा सकता था। रक्षी ने वहां पहुंचने से इनकार कर दिया है, सुल्तान शाह ने बेसाख्ता कहा, मगर वो हर 15 मिनट बाद फोन करती रहेगी। मैंने उसे घूरते हुए कहा। उसकी मोहनी से बात ना हुई तो वो फौरन पुलिस को पंडित के घर की तरफ दौड़ लगवा देगी। क्या यह मुमकिन है कि मोहनी के हमदर्द बनकर उसे एतमाद में ले ली? मैंने लम्हा भर के लिए सोचा और फौरन इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। मोहनी बहुत डरी हुई थी, जो अपने साये से भी भड़क सकती थी। उससे ये उम्मीद अबस थी कि वह हमारे अजनबी चेहरों पर एतमाद करके रक्षी को हमारे बारे में आगाह न करे। इस कोशिश में सबसे बड़ी खराबी ये होती कि मैं कार्रवाई से बिल्कुल बाहर हो जाता, क्योंकि मोहनी मुझे कर्नल जमाल दस्ती के रूप में मेजर बख्शी के साथ बहुत करीब से देखने के बाद एक तलख तजर्बे से 2-4 हो चुकी थी। किसी लंबी चौड़ी सोच विचार की जरूरत नहीं। अव्वल खान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। मुझे यकीन है कि राबिन मायर की कयामगाह से महफूज फासले पर मंडलाने वाले मेरे आदमी अपने शिकार को पहचानने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमें खुद पंडित मनोहर लाल के घर की निगरानी करनी चाहिए। वो घर मेरा देखा हुआ है, मैंने कहा। इसके फाटक पर इतनी कम रोशनी होगी कि दूर से आने वाले को पहचानना मुमकिन नहीं होगा। रावण के धोखे में हम उसके आदमी से भिड़ गए तो वो कभी हाथ नहीं आएगा। मेरी दानिश में हमारा निशाना रावण नहीं, उसका मकसद है। अगर इसका आदमी नाकामी से 2-4 होकर मारा जाता है तो हमारा हदफ पूरा हो जाता है। अव्वल खान ने राय दी। रावण भूल कर भी पंडित के घर का रुख नहीं करेगा। गजाला ने उसकी तायद की। जो भी आया वो अकेला नहीं होगा। शहर के रास्तों से वाकिफ एक मकामी ड्राइवर की जरूरत नागुज़ीर होगी। उसके अलावा 1-2 मुसल्ला मुहाफिज भी हो सकते हैं, जो बाहर रुककर गाड़ी और अंदर जाने वालों की हिफाजत करते रहें। हमें 4-5 हरीफों को जेन में रखकर मंसूबाबंदी करनी होगी।
तुम इस बात से तुम मुत्तफिक हो ना कि जो आए उसे मार दिया जाए? रावण का पीछा करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा और गजाला का इत्तेफाक राय है, मैं कैसे मुखालफत कर सकता हूँ? ऐसी सूरत में वीरा की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। सुल्तान शाह बोल पड़ा, वो 5 भी हुए तो हम 3 काफी रहेंगे। वीरा कल के अखबार में मकतूल की तस्वीर देखकर बता देगी कि हमारे हाथों मरने वाला रावण था या उसका कोई और सफेद फार्म साथी। मुर्दों की शिनाख्त का ये काम तुम ही को मुबारक हो। मैं साथ जाऊंगी, वीरा चिढ़कर बोली। मेरा जाना भी जरूरी है क्योंकि मैंने डैनी के साथ वो घर देखा हुआ है। शायद आज रात हम सबको ही जाना पड़े। मैंने रसानियत से उन्हें समझाया। आने वाले दरवाजे की सम से ही आएंगे, लेकिन किसी गड़बड़ की सूरत में पिछली गली से भी फरार हो सकते हैं। हमें दोनों तरफ इनके इस्तकबाल के लिए तैयार रहना होगा। मैंने अव्वल खान को पंडित का मकान का अंदरूनी नक्शा समझाकर मंसूबाबंदी का आगाज कर दिया। वो तीनों आने वाले वक्त की मुनासिब तैयारी के लिए अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। मोहनी और रक्षी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का टेप सुनने के बाद यह बात वाज़ेह हो गई थी कि मोहनी को 10 बजे तक घर के चौकीदार समेत हर मुलाजिम को घर से रवाना कर देना था। ड्राबन या उसका आदमी इस मुकर्ररा वक्त के बाद किसी भी लम्हे वहां पहुंच सकता था। हमारे पास खासा वक्त था, खाना तैयार था। तय ये हुआ कि रवानगी से पहले शिकम पूरी कर ली जाए। यह भी हो सकता था कि रावण 10 बजे के बाद 11 या 12 बजे तक वहां पहुंचता और हम खाली पेट वहां सूखते रहते। मोहनी के घर की वीरान अकबी गली की निगरानी के लिए सुल्तान शाह को गजाला के साथ रहना था। वीरा मेरे और अव्वल खान के साथ मेन गेट की तरफ मौजूद होती। पीछे वालों को मकान की 4 दीवारी से बाहर रहकर इस अमर को यकीनी बनाना था कि उधर से कोई दीवार फांद कर फरार न हो सके। हम तीनों को मौका की मुनासबत से कार्रवाई करनी थी। कुछ हथियार घर में मौजूद थे, बाकी अव्वल खान की गाड़ी में रखे हुए थे। हम फराइज के लिहाज से 2 गाड़ियों में बंटकर 9:30 बजे घर से रवाना हुए तो अव्वल खान के जखीरे से हासिल की हुई 3 जहरीली अंगूठियां हमारी उंगलियों में मौजूद थी। दुश्मन पर करीब से बेआवाज और मौलक वार करने के लिए वो अंगूठियां बेमिसाल थी। मेन रोड आने तक हमारी गाड़ियां एक दूसरे से बिछड़ चुकी थी, मगर किसी को कोई परवाह नहीं थी। मोहनी का घर मेरा और सुल्तान शाह का देखा हुआ था। रास्ते में सुस्त रवि का मुजाहरा करते हुए हम ठीक 10 बजे मोहनी वाली गली में दाखिल हो चुके थे। नुक्कड़ से गुजरते हुए हमें अकबी गली के कोने पर सुल्तान शाह की गाड़ी नजर आ गई। इसी वक्त यह अंदाजा हुआ कि इन दोनों को अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए मौजू जगह मिल गई थी, मगर मेन गली में हम जिसके घर के सामने गाड़ी रोकते वो हमारी तरफ से शकूक व शुबहात में मुब्तला हो सकता था। मेरे इमाम पर अव्वल खान ने अपनी गाड़ी मोहनी और उसके पड़ोस के मकान की दीवारों के करीब यूं लगा दी कि किसी का रास्ता रुका और न गाड़ी किसी एक हद में रही। कुर्बो जवार के मकानों के फाटक बंद थे। किसी को हत्ता के खुशहाल घरानों के मुलाजमीन को भी बाहर बैठने या आवारा गर्दी करने की जरूरत नहीं थी। मैंने चौकन्ने अंदाज में गाड़ी छोड़ दी। मैं बज़ाहिर बेपरवाही से चलता हुआ मोहनी के फाटक पर पहुंचा। रुककर अंदर कान लगाए तो वहां गहरा सन्नाटा था। शायद वो रावण की आदायत पर मुलाजमीन को हटा चुकी थी और खुद घर के तमाम दरवाजे बंद किए किसी कमरे में बैठी थी। मुझे फाटक में अपने गुजरने का रास्ता पैदा करने के लिए किसी मैकेनिज्म की तलाश थी। आखिर मुझे चौबी फाटक की जैली खिड़की पर अंग्रेजी के हरूफ यू जैसा एक उल्टा हुक लगा हुआ नजर आया। इसे उठाते जैली खिड़की खुल गई और मैं पंजों के बल अंदर कच्ची रविश पर दाखिल हो गया। मुझे दरवाजे में गायब होता देखकर अव्वल खान और वीरा ने सुराज से काम लिया। चंद सानियों बाद वो दोनों भी मेरे साथ आ मिले। वो कच्ची रविश और पोर्च पर मुश्तमिल मुख्तसर हिस्सा था जहां एक दीवार के साथ चौकीदार की खाली चारपाई पड़ी हुई थी। इस हिस्से में सिर्फ एक बल्ब रोशन था। इसकी रोशनी कम होने के बावजूद हम तीनों के लिए खतरनाक थी। हम तेजी के साथ पाम के ऊंचे गमलों की ओट में चले गए। तुम दोनों यहीं कहीं कमीनगाह तलाश कर लो, मैं अंदर जा रहा हूं, मैंने सरगोशी की। क्या दरवाजा इस्तेमाल करोगे? मेरे फौरी इरादे ने अव्वल खान को परेशान कर दिया। एग्जॉस्ट फैन का एक चौकोर खला मेरी नजरों में है, यह कहकर मैं इन दोनों से अलग हो गया। किसी मुलाजिम से सामना न होने का यकीन होने के बावजूद मैंने पूरी एहतियात से इमारत के पहलू तक रसाई हासिल की और फिर तेजी से छज्जे पर चढ़ गया। वहां चौकोर खला जूं का तू मौजूद था। वहां था ही कौन जो ये सोचता कि दरवाजे बंद होने के बावजूद कोई पंडित मनोहर लाल की ख्वाबगाह तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुआ। 2 छत्ती स्टोर और राहदारी में मैंने हर तरफ की सुनगुन ली। मकान में पहले की तरह सन्नाटा था और सिर्फ एक एयर कंडीशनर चल रहा था। मोहनी शायद अपने कमरे में मौजूद थी। मैं इस दरवाजे पर रुके बगैर आगे बढ़ गया। मुझे अंदाजा था कि आने वाले को सारी दिलचस्पी पंडित की ख्वाबगाह से थी। पिछली बार वो दोनों महवे ख्वाब थे, मगर इनके कमरों के दरवाजे अंदर से बुलेट नहीं थे। इस रोज पंडित वहां नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि मोहिनी को अपने बाप का कमरा मुकफ्फल करने का ध्यान नहीं आया होगा। मैंने दस्ते पर किस्मत आजमाई की और दरवाजा खुल गया।
और कमरे में रची हुई हल्की सी बसात मेरे नथनों में घुसने लगी। एयर कंडीशन होने की वजह से इस कमरे में ताज़ा हवा के गुजर का हर रास्ता बंद था। पंडित के फरार के बाद एयर कंडीशनर नहीं चलाया गया था, इस वजह से वहां बसात का पैदा होना लाजमी था। कुछ देर के लिए मुझे वो सब सहना पड़ा। कमरे में बेशकीमत चोबी फर्नीचर और अलमारियों की बहुतायत थी। मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां से चश्मे ज़दन में बाहर निकल सकूं। इस मुहिम में महदूद रोशनी वाली टार्च मेरी मदद कर रही थी। एक अलमारी के बराबर में उसी लंबाई का आईना नस्ब था। मैंने उससे छेड़छाड़ की तो पट की तरह वो आईना बाहर खुल गया। वो किसी के छुपने के लिए बेहतरीन जगह थी। इसमें कुछ इस्तेमाल शुदा मर्दाना और जनाना कपड़े मौजूद थे। मैं फौरन ही इस खला में दाखिल हुआ और शीशे का पट खींच कर बंद कर दिया। खड़े हुए ताबूत जैसे इस खला में पोजीशन लेने के बाद मैंने चेहरे पर अपना रुमाल भी बांध लिया था। मैंने घर में दाखिल होने का फैसला अचानक किया था, इसलिए नकाब का बंदोबस्त नहीं किया जा सका था। मेरे लिए किसी नकाब वगैरह के बगैर मोहिनी का सामना करना मुनासिब नहीं था। घुटन और तारीकी में वक्त रींग रींग कर गुजरता रहा। जब मेरे बदन पर कहीं कहीं पसीना रेंगने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि घर में दाखिल होने के बाद मैं अपने तमाम साथियों से कट कर रह गया था। मेरे बाहर निकलने से पहले वो कोई अंधाधुंध कार्रवाई करके मुझे खतरे में नहीं डाल सकते थे। काफी देर बाद मकान के किसी हिस्से में डोर बेल की आवाज गूंजी। फिर एक तवील सकूत छा गया। फर्श पर हर जगह कालीन मौजूद थे, इसलिए किसी के कदमों की चाप तक सुनाई नहीं दे रही थी। आखिर सकूत का वो सिलसिला मुनक़ता हुआ और मेरे कानों में मोहिनी की सहमी हुई आवाज आई। ये डैडी की ख्वाबगाह है। नामालूम चोर ने इनकी दीवार गिर तिजोरी से सब कुछ बाहर निकाल लिया था। एयर कंडीशनर चला दो और कमरे में मौजूद तिजोरी और दरवाजों की चाबियां मेरे हवाले कर दो। अमेरिकी लबो लहजा में एक भारी और तहक्कुम अमेज आवाज उभरी। तिजोरी समेत अब हर चीज गैर मुकफ्फिल है। बेआवाज स्विचों के जरिए कमरे में पहले ही रोशनी की जा चुकी थी। मोहिनी के जवाब के साथ एयर कंडीशनर भी चल गया था। तिजोरी का बचा हुआ सामान कहाँ है? मोहिनी के साथ आने वाले मर्द ने पूछा। वो मैंने दोबारा अलमारी में भर दिया है मिस्टर रॉबिन। तुम यकीन करो कि वो कागज अब यहाँ नहीं है। मेरे डैडी इन्हीं के लिए परेशान थे। मुझे मालूम है उसकी आवाज सर्द और सफाकाना हो गई। तुम्हारा बाप पक्का अहमक था जो इन कागजों की हिफाजत नहीं कर सका। पता नहीं उसने अपने कमरे में बेपरवाही से और क्या क्या छोड़ा हुआ होगा। वो बज़ाहिर बेपरवाह थे, मगर एहतियात उनके सरिश्त में शामिल थी। इस गुफ्तगू के दरमियान दराजें वगैरह खुलने और बंद होने की आवाजें आ रही थी। एयर कंडीशनर चल जाने के बाद फिजा में रची हुई बसात ठंडक में मान पड़ती जा रही थी। इन कागजों के बारे में उसने तुम्हें क्या बताया था? रॉबिन की आवाज गूंजी। उसे 3 कागजों की तरफ से तशवीश थी जो मोसाद की किसी ज़ैली एजेंसी के बारे में थे। तिजोरी से कागजों का पलंदा गायब होने के बाद डैडी ने सिर्फ इतना बताया था, वो कुतिया की औलाद झूठा भी है। उसने रुस्तम के घर से मुझे फोन किया था और कहा था कि कागजों के बारे में उसने किसी को, हत्ता कि तुमको भी कुछ नहीं बताया। तुमने ये कहानी किस किस को सुनाई है? रॉबिन की आवाज गुसीली और करख्त हो चुकी थी। उसने रुस्तम का नाम यूं लिया था जैसे उससे वाकिफ रहा हो। किसी को नहीं, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे मालूम है कि मोसाद इस मुल्क में शजरे ममनू है। तुम्हारे बाप ने तुमसे आखिरी बार कब बात की थी? कल सुबह। इसके बाद से कोई राबता नहीं हुआ। पता नहीं मेरे डैडी कहाँ हैं? ये क्या? मोनी की दहशत ज़दा हकलाटे कमरे में उभरी। ठक्की आहनी आवाज के साथ एक हिचकी उभरी और कोई भारी वजूद धड़ से नीचे गिर गया। फिजा में यकायक जले हुए बारूद की तेज बू तर आई थी। मैं बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गया। अब इस कबाड़ खाने के साथ तुम भी जल कर राख हो जाओगी। रॉबिन की इस्तज़ा बुड़बड़ाहट सुनाई थी। कमरे में कुछ चीजें गिरने और टूटने की आवाजें आई। मोहिनी को बेआवाज गोली का निशाना बनाने के बाद वो सफाक दरिंदा शायद हर चीज को ठोकरों से उड़ा रहा था। इसका हथियार खामोश था। मेरा रिवाल्वर पुरशोर था। बीमगन में दानिस्ता साथ नहीं लाया था क्योंकि इसका इस्तेमाल जाए वारदात पर मेरी मौजूदगी का एक खुला ऐलान बन जाता था। तोड़फोड़ की आवाजों से अंदाजा हो रहा था कि वो मुझसे दूर था और शायद अपना हथियार वापस रख चुका था। मैंने रिवाल्वर थामा और एक झटके से आईने वाला पट बाहर खोल दिया। पट पे आवाज खुला था, लेकिन रॉबिन अपनी जिबिली रद्दअमल के तहत तेजी से पलटा था। हैंड्स अप, मैंने उस पर से नजरें हटाए बगैर कहा। वो बस लम्हा भर के लिए टिटका, फिर उसके खाली हाथ फिजा में बुलंद होते चले गए। मुझे देखकर उसे शदीद ज़हनी झटका लगा था। अबाउट टर्न, मैंने अगला हुक्म दिया। उसे जुबान खोलनी चाहिए। मैंने रिवाल्वर वाले हाथ को झटका देकर शिद्दत से अपना हुक्म दोहराया। वो आहिस्तगी से घूम गया। मैंने फर्श पर पड़ी हुई मोहिनी की लाश पर बस एक सरसरी नजर डाली। उसकी गोरी पेशानी के वस्त में छोटा सा एक स्याह दाग था और फटी हुई आंखों में आखिरी लम्हात की दहशत और बेयकीनी मुजस्सम होकर रह गई थी। वो यकीन नहीं कर सकी कि उसके बाप की दोस्ती के नाम पर आने वाला रॉबिन उसके लिए मौत का फरिश्ता बन जाएगा।
میں پنجوں کے بل بہت برق رفتاری سے رابن کے سر پر پہنچا۔ پرشور فائر کا خطرہ مول لینے کے بجائے میں نے دائنے ہاتھ سے اس کی گدی پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ لچکیلا اور زہریلا کیپسول اپنی پوزیشن میں تھا۔ تھپڑ کھا کر رابن نے میری طرف گھومنے کی کوشش کی۔ اس وقت تک اس کی رگوں میں اترنے والا زہر اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ اس کے گھومنے کی رفتار سست ہو گئی، پھر وہ سلو موشن میں قالین پر بیٹھتے بیٹھتے نیچے ڈھیر ہو گیا۔ مجھے شبہ تھا کہ داخلی دروازے کے باہر راہبن کا کوئی نہ کوئی آدمی موجود ہوگا۔ اپنے چہرے سے رومال ہٹا کر میں تیزی سے راہداری میں دوڑ پڑا۔ پرانے راستے سے چھجے پر پہنچتے ہی میں زمین پر کود گیا۔ عمارت کے کونے پر آ کر میں نے اوٹ سے جھانکا تو وہاں ایک جسیم سفید فام ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ گیٹ کی نگرانی کر رہا تھا، اس لیے اس کی پشت میری جانب تھی۔ اس کے بائیں شانے پر اسٹیپ سے لٹکی ہوئی سب مشین گن مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت ویرا اور اول خان کہاں تھے، مگر یہ نظر آ رہا تھا کہ گہری سرمئی وردی میں ملبوس وہ گورا پام کے گملوں سے صرف چند گز کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میرے اعصاب پر شدید اضطرابی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان دونوں کو کس طرح اپنی واپسی سے آگاہ کروں۔ میری وہ مشکل قدرت نے خود ہی آسان کر دی۔ ان دونوں کو معلوم تھا کہ میں کدھر سے گیا تھا، شاید وہ بار بار ادھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر ان میں سے کسی نے مجھے عمارت کی اوٹ سے جھانکتے دیکھ لیا۔ کملوں کی اوٹ سے ٹھک کی آواز کے ساتھ موت کا ایک شعلہ لپکا اور ستون کے سہارے کھڑے ہوئے سفید فام کی گردن میں معدوم ہو گیا۔ وہ دراز قد اور صحت مند جسم کا مالک تھا۔ اس کے گرنے کی آواز خاصی پرشور تھی۔ یقینی طور پر وہاں صرف وہی تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اس کا بندوبست ہونے سے پہلے ویرا نے اپنے بے آواز ریوالور سے فائر نہ کیا ہوتا۔ میں نے پوری قوت سے پھاٹک کی طرف دوڑ لگا دی۔ ویرا گملوں کی اوٹ سے نکل رہی تھی۔ اول خان دیوار کے ساتھ اگے ہوئے گنجان پودوں میں سے باہر آ رہا تھا۔ یہ سارے واقعات بہت سرعت سے اور تقریباً ایک ساتھ ہوئے۔ اسی دوران میں پھاٹک والی کھڑکی کھلی اور سفید وردی میں ملبوس کوئی مقامی چہرہ بھڑکے ہوئے انداز میں اندر جھکا، پھر شاید زمین پر پڑے ہوئے سفید فام پر نظر پڑتے غائب ہو گیا۔ میرے پھاٹک تک پہنچنے سے پہلے کسی گاڑی کا انجن بیدار ہوا اور پھر وہ آواز بڑھتی ہوئی غراٹوں کے ساتھ دور ہوتی چلی گئی۔ ڈرائیور کو گیئر بدلنے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ ان کا ڈرائیور گاڑی لے کر بھاگا ہے۔ قریب پہنچنے پر اول خان نے سرگوشی کی۔ غنیمت ہے کہ اس نے دہشت زدہ ہو کر چیخ نہیں ماری۔ آپ فوراً باہر نکل چلو، اندر والا تو شاید کبھی چل کر باہر نہیں آ سکے گا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ خوف کی شدت سے بعد لوگوں کی گھگی بن جاتی ہے یا آواز ہی حلق میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ ویسے ہی کسی قبیلے کا آدمی رہا ہوگا۔ ہم تینوں اطمینان سے موہنی کے گھر سے باہر نکلے، گاڑی میں سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ غزالہ اور سلطان شاہ کو کھیل ختم ہونے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ اول خان نے دانستہ گاڑی ان کی طرف سے گزاری اور ہارن بجا کر وہاں سے آگے نکل گئے۔ سیدھے راستے کے اختتام پر وہ اس وقت تک رکا رہا جب تک وہ دونوں روانہ نہیں ہوئے۔ پھر اس نے دائنی طرف والا راستہ لے لیا۔ موہنی نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا ہوگا۔ واپسی کا آغاز ہونے پر ویرا نے خدشہ ظاہر کیا۔ میں نے چہرے پر رومال باندھ لیا تھا، لیکن اس کا سامنا ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ رابن نے اسے گولی مار دی، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ بہت زیادہ بھپرا ہوا تھا۔ باہر فائر کی آواز نہیں آئی، شاید اس نے بھی سائلنسر استعمال کیا ہوگا۔ رکشی اگلی بار موہنی کو فون کرے گی تو اسے مایوسی کا سامنا کرنا ہوگا، وہی پولیس کو خبر دے گی۔ ویرا کو خوشی تھی کہ ایک طویل تعطل کے بعد اسے کسی کارروائی میں حصہ لینے اور امریکی قونصل خانے کے ایک مسلح محافظ کو مارنے کا موقع ملا تھا۔ سلطان شاہ اور غزالہ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سبب صرف یہ تھا کہ رابن اپنی بالادستی کے زوم میں صرف ایک آدمی کے ساتھ چوہے دان میں آ پھنسا تھا۔ رابن مائر جو امریکہ کی سرزمین پر بیوروکریسی کی صفوں میں گھس کر صہیونی مفادات کے لیے کام کر رہا تھا، پاکستان کی سرزمین پر اپنی دوسری رات بھی نہیں گزار سکا تھا۔ اگلی صبح کے اخبار سنسنی خیز خبروں اور تبصروں سے بھرے ہوئے تھے۔ موضوع سخن رابن مائر کی ذات تھی۔ امریکی حکومت اور اس کے مقامی سفارت خانے کی واضح ترین ہدایات کے باوجود اس کی لاش کا پنڈت منور لال کے گھر میں پایا جانا ایک بہت بڑا سوال کا نشان تھا۔ وہ قونصل خانے کے محافظ کے ساتھ وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ دوسری سنگین بات یہ تھی کہ موہنی کی پیشانی میں موجود گولی رابن کے ریوالور سے چلائی گئی تھی۔ اس کے دائنی ہاتھ کی پشت پر جلے ہوئے بارود کے ذرات برآمد ہوئے تھے۔ شہر کی ایک بدنام اور متنازع ماڈل گھر کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ سوالات کا ایک طویل اور شرمناک سلسلہ تھا جو اس واقعے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور امریکی سفارتی ملازمین کے پاس مکمل خاموشی کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک اخباری اطلاع یہ بھی تھی کہ ڈرائیور کے ذریعے کسی ناخوشگوار حادثے کی اطلاع ملتے ہی امریکی کمانڈوز کا ایک دستہ موہنی کے گھر سے سارے شواہد مٹانے کے لیے بہت تیزی سے وہاں پہنچا تھا، لیکن ان کے پہنچنے سے بہت پہلے رکشی کی مخبری پر پولیس فورس نے پورے علاقے کو گھیر لیا تھا۔
कमांडोज को किसी कार्रवाई के बगैर बेनीलो मराम वापस लौटना पड़ा था। इनकी 2 गाड़ियों की आमद के बहुत से यानी शाहिद मौजूद थे। बज़ाहिर वो पाकिस्तान की सरजमीन पर अमरीकियों की बदकिस्मती का तसलसल नजर आता था, लेकिन अंदर ही अंदर इसराइल और इसकी खुफिया एजेंसी भी इस लड़ाई में शामिल हो चुकी थी। हम लोग अपने तौर पर जो कुछ कर रहे थे इसकी कोई कानूनी या सरकारी हैसियत नहीं थी, लेकिन पंडित मनोहर लाल की सूरत में एक मजबूत और जिंदा सबूत आईबी वालों की तहवील में मौजूद था। देखना यह था कि सरकारी सतह पर इस बारे में क्या होने वाला था। 12 बजे अव्वल खान का फोन आ गया। आईबी वाले फौरी तौर पर हमसे मुलाकात के ख्वाह थे। क्या पंडित ने फिर कोई मसला खड़ा कर दिया? मैंने चौंक कर सवाल किया। इसका कोई जिक्र नहीं था। इसके घर पर पेश आने वाले वाक़े के बारे में जलाल फिक्रमंद था। ये समझ लो कि वो इस वाक़े की तफसील जानना चाहेंगे। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हो गया। इन्हें टालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी। तुम्हें अंदाजा है कि अमरीकी ऐसे वाक़यात पर कैसे शदीद और जनूनी रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करते रहते हैं। जलाल और रहमान से एक मुलाकात में ही इतनी बेतकल्फी हो गई है कि हमें थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा। ऐसे राब्ते बाज़ औक़ात उम्र भर काम आते रहते हैं। फिर तुम क्या कहते हो? अव्वल खान ने पूछा। जो कुछ हुआ अभी तक हम 5 के दरमियान है।